के नए मैकबुक प्रोज आ गए M1 Pro और M1 Max चिप के साथ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहूंगा ये लैपटॉप्स आपके लिए नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पीछे की कहानी क्या है, पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना, सबको समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से कि एप्पल ने क्या काम किया है और किन लोगों के लिए किया है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। और अगर कोई मैकबुक लेने का सोच रहे हो तो वीडियो अच्छे से देख लेना, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं, आखिर M1 के बाद उन्होंने M1 Pro M1 Max क्यों बनाए। बेसिकली बात किया तो ये M1 सीरीज की ही चिप है, लेकिन के अंदर की यहाँ पे M1 जो थी वो एक बेस लेवल चिप थी। अब उसके अंदर उन्होंने क्या उसी के अंदर चीजें इंटीग्रेट करके उसी की एफिशिएंसी, उसी को पावर को यहाँ पे बढ़ाया गया। यहाँ पे बेसिक जो आर्किटेक्चर था M1 का वही कैरीड आउट किया है, लेकिन उसके अंदर कोई बड़े चेंजेस नहीं करे। यानी M1 थी, उसका एक बड़ा भाई बनाया, उसका नाम कर दिया M1 Pro, और एक सबसे बड़ा भाई बनाया जिसका नाम कर दिया M1 Max, जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगी। M1 वो पिछले साल लाए थे, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा पावर चाहिए वहां पे M1 Pro और M1 Max को लेके आ गए। लेकिन एक सवाल है कि आखिर M1 चिप पे वो इतनी सारी परफॉर्मेंस वो निकाल कैसे लेती है। उसका बेसिक आंसर है कि M1 का जो डिजाइन है वो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। अब बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर एक CPU होता है, एक मेमोरी होती है, रैम कहते हैं, जिसे हम उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। इसके साथ ही साइड में GPU होता है और उसकी अलग मेमोरी रहती है, वो उसके साथ कम्युनिकेट करती है, CPU GPU आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इतनी सारी मेमोरी, इतने सारे प्रोसेसर अलग अलग जगह मदरबोर्ड के अंदर रहते हैं। तो ऐसा क्या किया M1 के अंदर, इन्होंने सारी चीजें एक साथ इंटीग्रेट कर दी। जैसे मोबाइल फोन के अंदर एक ही जगह पे आपको CPU GPU दोनों देखने को मिलता है, सेम यही चीज यहां पे करी। ARM का डिजाइन लेके CPU GPU एक साथ बनाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज इन्होंने कर दी जो यूनिफाइड मेमोरी होती है, जिसे हम रैम भी कह सकते हैं, वो भी चिप के अंदर डाल दी ताकि GPU और CPU डायरेक्टली उस रैम को एक्सेस कर सके, यानी कि जिसे यूनिफाइड मेमोरी कहा जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बेसिकली उन्होंने यहाँ क्या किया कि यूनिफाइड मेमोरी के स्पेस को ज्यादा कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 2x कर दिया M1 Pro में और 4 टाइम्स कर दिया M1 Max के अंदर। और हाँ, ये Pro Max की जो लाइनअप है ये लोग यही चला रहे हैं कि बीच वाले को रखेंगे Pro और ऊपर वाला जो वर्जन रहेगा उसे रखेंगे वो यहाँ पे Max। ये एक बेसिक काम किया, और इसके साथ ही दूसरा सबसे अच्छा काम किया थर्मल एफिशिएंसी को लेके। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ गई, और साथ ही साथ 5nm की टेक्नोलॉजी पे तो पावर कंजम्पशन जो रहता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लो हो गया, और ARM के डिजाइन से हर जगह चला सकते हैं। M1 में चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, काफी पॉपुलर हो गई। अपने iMac के अंदर उन्होंने निकाला, एप्पल के iPad Pro के अंदर उन्होंने निकाला, हर जगह M1 चिप को निकाला, और उसे पता चल गया काफी एफिशिएंट चिप है, इसलिए उसका एक बड़ा भाई यहाँ पे क्रिएट किया गया। और जब दो बड़े भाई यहाँ पे क्रिएट किए गए तो प्रो जो है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा बेटर हो जाता है M1 से, और जो M1 Max है वो M1 से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यस, ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी। इसके साथ ही बात किया तो ऑलमोस्ट जो 10 कोर का जो CPU आर्किटेक्चर था उसी पर ये, जिसके अंदर आपको 8 कोर के थोड़े पावर एफिशिएंट कोर से और 2 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं। जब आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट रहती है ये 2 कोर तभी एक्टिव होते हैं। M1 में भी ऐसा था, और M1 Pro और M1 Max उनमें भी ऐसा है। इवन आप लोगों को बात मालूम है, जब भी आप रोसेटा के अंदर चलाते हैं, यानी कि इंटेल मैक की कोई एप्लीकेशन चलाते हैं ना, ये 2 हाई परफॉर्मेंस कोर यहाँ पे रन करते हैं, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे इंटेल मैक की जो एप्लीकेशंस होती है वो यहाँ पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाती है। बिल्कुल। इसके साथ ही GPU में यहाँ पे सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। पहले M1 के अंदर अप टू 8 कोर के GPU होते थे, एक 7 कोर का आता था, 8 कोर का आता था, लेकिन वहीं बात करें तो 16 कोर का GPU इंट्रोड्यूस कर दिया गया है M1 Pro के अंदर, और 32 कोर्स डाल दिए गए हैं M1 Max के अंदर, यानी कि यहाँ पे GPU की परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी किया गया। और इसके साथ ही स्पेशल IO कनेक्टिविटी के पोर्ट्स डाले गए, डेडिकेटेड डिस्प्ले पोर्ट है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का सपोर्ट भी डाल दिया है। इसके साथ ही जो ProRes वीडियो डिकोडिंग रहती है उसको डाला है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि M1 काफी ज्यादा एफिशिएंट, काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिन्हें 3D ग्राफिक्स का ज्यादा काम करना है, उसके लिए डिजाइन किया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी बताता हूँ M1 के साथ, वो ये है कि आज भी M1 के हिसाब से गेम्स इतने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कोई आप मैक के अंदर गेम वगैरह नहीं खेल सकते, भले ही एप्पल वाले इसके अंदर एक पावरफुल GPU डाल के दे रहे हैं, लेकिन गेम खेलने के लिए आज भी विंडोज लैपटॉप आगे निकल जाता है। ये बात बिल्कुल सच हो जाती है। और जो काम एप्पल ने M1 के साथ किया ना, यूनिफाइड मेमोरी लाके, सुनने में मेरे को आया कि इंटेल वाले भी अपनी जो अगली चिप निकाल रहे हैं ना, उसके साथ भी M1 से इंस्पिरेशन लेके कुछ कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। लेकिन हाँ, M1 के साथ ही पीछे की कहानी चल रही थी, और इसका जो अपग्रेडेड मॉडल्स निकाल दिए ना, थोड़े से एडवांस वर्जन प्रो और मैक्स, ये देख के लग रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में M2 या इसके अगले वर्जन भी निकाले, क्योंकि मेजॉरिटी जो डिजाइन होता है उसके अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। इसके साथ ही एक और बात है,
अगर आप कोई मैकबुक प्रो लेने वाले हो तो 14 इंच 16 का इसके अंदर आपको मल्टीपल वर्जन देखने को मिलेंगे। यानी कि एक होगा M1 Pro का जिसमें आपको सिर्फ 8 कोर का CPU 14 कोर का GPU, इसके बाद 10 कोर का CPU 14 कोर का GPU, इसके बाद जो टॉप ऑफ द लाइन होगा वो उसमें 10 कोर का CPU 16 कोर का GPU होगा, और ऐसे ही M1 Max के अंदर भी 10 कोर का CPU 24 कोर का GPU, और जो सबसे हाई एंड वर्जन है ना उसके अंदर आपको 10 कोर का CPU और 32 कोर का GPU देखने को मिल रहा है। मेरे को क्या लगता है कि फैब्रिकेशन के अंदर जो बिनिंग होती है ना, यानी कि कोई कंपनी अगर कुछ प्रोसेसर बनाती है तो कुछ प्रोसेसर कम अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, उन कुछ प्रोसेसर्स के अंदर कुछ कोर्स वगैरह डिसेबल करके इसको एंट्री लेवल मैक्स के अंदर निकाला जा रहा है। जो एंट्री लेवल मैकबुक प्रोज होंगे 14 इंच और 16 इंच के, उसके अंदर चीज देखने को मिल रही है। लेकिन बात यह कि एप्पल ने अपनी M1 चिप को यहाँ पे कंपेयर भी करा था गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग डेस्कटॉप से, और बताया था कि सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस पर वाट आ रही है वो आ रही सबसे ज्यादा आपको M1 Pro और M1 Max के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये कि हीट कम जनरेट करेंगे, बैटरी पे अच्छी चीज चलेंगे, और जितनी एनर्जी ये लोग कंज्यूम करते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा मिनिमम है एज कंपेयर टू किसी हाई एंड डेस्कटॉप के ग्राफिक्स। बेसिकली कौन सा बेंचमार्क उन्होंने चला, कौन से लैपटॉप के साथ उन्होंने कंपेयर किया ये बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन एक प्रो ग्रेड का लैपटॉप और एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात की गई थी, इसमें डेडिकेटेड GPU देखने को मिलता है। लेकिन मेरे को लगता है शायद प्रोडक्टिविटी वाले टास्क के अंदर ही बात करेंगे, शायद गेमिंग वाले टास्क को शायद मैक्स इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उसकी शायद यहाँ पे बात नहीं करी। इसके साथ ही मेक बेनिफिट ये कि M1 Pro और M1 Max है ये हाई एफिशिएंसी वाली चिप्स या बेटर चिप्स उन्होंने डिजाइन करी है, और M1 के कंपैरिजन में पावर कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन बात किया तो थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। और इसके अंदर बेनिफिट ये कि यहाँ पे एक्सटेंशन हमेशा चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा आप नॉर्मल लैपटॉप में लगाते हो ना कि अगर आप चार्जर लगाओगे GPU उसका तभी काम करेगा, किसी भी गेमिंग लैपटॉप में यही रहता है, और उसके बाद उसमें अच्छी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अंदर ऐसा नहीं, चाहे चार्जर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपको कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये कुछ चीज जो नई M1 चिप को यहाँ बेटर बनाती है। लेकिन इसके साथ ही बात करें M1 के जो मैकबुक निकाले और उसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए नहीं है। वेल बात किया तो मैकबुक प्रो 14 इंच और 16 इंच यहाँ पे जो निकाले गए वो निकाले गए प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के, और उसके अंदर वही फीचर्स उन्होंने डाले जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे चाहते हैं। जैसे की बात करें ऑब्वियसली M1 Pro और M1 Max को डालने वाले थे तो यहाँ पे ज्यादा हीट भी जनरेट होगी, और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए डुअल फैन का डिजाइन डाला गया है। बाय द वे अगर आप लोग याद है तो मैकबुक एयर M1 जो आता है ना उसके अंदर आपको कोई भी फैन देखने को नहीं मिलता, मतलब वो इतना एफिशिएंट, उसमें से कुछ भी कर लो इतनी हीट निकलती ही नहीं है जिसके लिए उसे डेडिकेटेड एक्टिव कूलिंग की जरूरत पड़े। पैसिव कूलिंग से भी उसका काम चल जाता है। लेकिन जैसे उन्होंने प्रो और मैक्स वर्जन बनाए, जब उसका हैवी यूज होगा, महंगे महंगे बड़े बड़े टास्क उस पर परफॉर्म किए जाएंगे तो वहां पे उसका यूज होगा। अब बात की जाए तो प्रोज के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो प्रोज आखिर कौन लोग होते हैं? प्रोज वो होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, VFX करना है, कलर ग्रेडिंग का काम करना है, साउंड डिजाइनिंग करनी है, साउंड को करना है, यानी कि हाई एंड में जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर लैपटॉप बनाया गया। और इसी के साथ ही क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के अलावा जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हैवी प्रोसेसिंग वाले काम करने पड़ते हैं, कोई AI करनी है, मशीन लर्निंग करनी है, हैवी कोडिंग करनी है, या फिर मैक या iOS के लिए कोई नेक्स्ट बड़ी ऐप डेवलप करनी है, या कोई गेम डेवलप कर रहे हैं iOS या एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए, उसके अंदर इस चीज का बेनिफिट काफी ज्यादा रहता है। तो हाँ, उन लोगों को लिए ही ये ध्यान में रख के बनाया गया और उन लोगों के लिए यहाँ पे सारे फीचर्स को इंप्लीमेंट किया गया। और ये भी देख के लगता है कि यहाँ पे एप्पल ने जो है वो वहां पे प्रोफेशनल को सुना है। जैसे कि प्रोफेशनल चाहते थे ना कि ऊपर की टच बार नहीं हो, एप्पल ने हटा दी, प्रॉपर फुल फ्लैश्ड कीबोर्ड डाल दिया जो लोगों को यहाँ पे पसंद आता है। इसके साथ ही बात करें, लोग हमेशा से चाहते थे कि मल्टीपल पोर्ट्स हो, यहाँ पे 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स उन्होंने डाल दिए, जिससे अब 3 जो XDR डिस्प्लेस होते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक HDMI पोर्ट डाल दिया, ऑब्वियसली 4K टीवी उससे कनेक्ट हो जाएगा, एक SD कार्ड का स्लॉट डाल दिया, वो भी है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो मैगसेफ होता है एप्पल का वो भी यहाँ पे वापस आ गया, जो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। यार तकरीबन 5 साल के बाद ये चीज वापस आई है या फिर उससे ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि उस जमाने से लोग टाइप सी बेस्ड चार्जिंग को चला रहे थे, लेकिन अब मैग्नेटिक चार्जिंग जो रहती है वो यहाँ पे वापस आ गई। तो लग रहा है कि एप्पल जो है वो यहाँ पे प्रोफेशनल को सुन रही है। बहुत सारे लोग SD कार्ड को डिमांड करते थे और ये सब करके जो पोर्ट्स होते जो प्रोफेशनल चाहते थे वो यहाँ गए। और इसके साथ ही इन मैक के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी। अब बात करें जो XDR डिस्प्ले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसी ही टेक्नोलॉजी लिए iPad Pro के अंदर जो मिनी LED आता है उससे मिलाया और स्लिम फॉर्म फैक्टर में हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले यहाँ पे दिया है, जिसके अंदर मिनी LED है तो OLED जैसे ब्लैक लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस अचीव कर सकता है, प्रोमोशन है 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, प्रॉपर यहाँ पे HDR10 स्टैंडर्ड्स, डॉल्बी विजन इन सबको सपोर्ट करता है और XDR यानी कि एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज है इसकी। तो सीधी बात है कि लैपटॉप के अंदर किसी को अगर HDR में फोटोग्राफ या वीडियो एडिट करना है, HDR10 या डॉल्बी विजन में कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, उन लोगों के लिए चीज है, यानी कि कंटेंट कंजम्पशन के लिए नहीं, कंटेंट क्रिएशन को ध्यान में रख के बनाया गया। इसके साथ ही बारी आती है ऊपर के नॉच की। नॉच के
के बारे में लोगों ने बोला कि आखिर नॉच क्यों डाल दिया। वेल, बात किया तो नॉच डालने के बावजूद भी आपको हल्की सी बेजल देखने को मिलती है, लेकिन नॉच इंक्लूड करके जो स्क्रीन की रियल एस्टेट है वो यहाँ पे थोड़ी एक्सटेंड कर दी ताकि आपको स्क्रीन स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए और ऊपर कोनों तक आ जाए। यानी कि जो बेजललेस डिजाइन मोबाइल फोन्स में आता है ना, वैसी चीज यहाँ पे कंटिन्यू की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉच के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा देखने को मिल रहा है, वेबकैम। बस इस बार एक अच्छी बात यह कि सेंसर अपग्रेड कर दिया, 1080p वेबकैम डाल दिया, अपर्चर अच्छा कर दिया और ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का यूज करके यहाँ पे आपकी इमेजेस बेटर हो जाएंगी वीडियो कॉलिंग के अंदर। सेल्फीज लेने लायक नहीं है ये, वीडियो कॉलिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने लायक है। थोड़ी सी नॉइस वगैरह कम हो जाएगी और बेटर क्वालिटी मिलेगी। 1080p वेबकैम फाइनली उन्होंने मैकबुक के अंदर डाल दिया, तो ये काम अच्छा किया। हालांकि यहाँ पे कोई भी फेस आईडी के सेंसर्स नहीं है। नॉच का साइज बड़ा है लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है फेस आईडी के सेंसर्स नहीं है। पीछे का रीजन मेरे को ये लगता है कि उस लैपटॉप को काफी ज्यादा थिन बनाना था डिस्प्ले को, इसलिए सेंसर्स लगाते तो थिक हो जाता, इसलिए इस चीज को यहाँ पे नहीं लगाया। हो सकता है इनका इनिशियली प्लान ऐसा हो लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया। और एक चीज समझ में आती है कि जब भी आप लैपटॉप को एक फिंगर से ओपन करते हो तो हो सकता है कि एक बड़ा सा एरिया रहेगा तो वहां पे चीजें अच्छे तरीके से सपोर्ट हो जाए और जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तुरंत मैकबुक की स्क्रीन के ऊपर नहीं आए। ये एक छोटी चीज मुझे लगती है। हालांकि इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल मैकबुक का डिजाइन है, एल्यूमिनियम इंक्लोजर जो आपको देखने को मिलता है, वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बात यह कि जो कीमत है वो काफी ज्यादा है, लगभग 2 लाख रुपए कीमत होती है बेस मॉडल M1 Pro वाला जो मैकबुक प्रो 14 इंच आता है, और लगभग 2,35,000 रुपए कीमत होती है M1 Pro वाले 16 इंच मैकबुक प्रो की। कीमत काफ़ी ज़्यादा है, देखा तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपको 14 इंच इनके अंदर M1 Max वाला चाहिए तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और जो टॉप ऑफ द लाइन है ना, वो आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 5,80,000 का। ये इतने का लैपटॉप आता है जितने में आप टाटा पंच, जो नई टाटा की गाड़ी है, ये वो खरीद सकते हो, उसका बेस मॉडल। यस, लेकिन बात यह है कि ये जो लैपटॉप से सिर्फ प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाए गए, जिनका जो यूज केस है वो ज़्यादा है। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं खुद जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इस समय, वो है एप्पल का मैकबुक प्रो लैपटॉप। अब ये मैकबुक प्रो है, 512 GB SSD है, 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी और M1 वाला लैपटॉप है। और ये प्रो मॉडल है, टच बार वाला, और काफ़ी सारी चीज़ें सही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट, इवन मोर देन सफिशिएंट लैपटॉप है। मेरे को लगता नहीं कि इस लैपटॉप को अभी इस समय अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगले 1-2 साल तक इसे चलाओ, उसके बाद कोई नया वर्जन है उसके अंदर आप अपग्रेड करो। और मेरे को ये देख के लगता है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो शायद मैक्सिमम लोग की रिक्वायरमेंट फुल कर दे। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको जो चीज़ देखने को मिलती है कि स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी है, ये बहुत शानदार देखने को मिलती है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिल रही है, आपको स्टैंड बाय टाइम अच्छा देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, ओवरऑल एक बैलेंस चीज देखने को मिल रही है। और मेजॉरिटी लोगों के लिए यही चीज है। और ये देख के लगता है कि जो बेस मॉडल है M1 वाला, यानी कि पिछले साल का मैकबुक एयर M1 जिसमें फैन नहीं आते, उसका बेस मॉडल मोर देन सफिशिएंट है 99% लोगों के लिए। क्योंकि प्रोसेसर सेम है, M1 प्रोसेसर सेम है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। आपको 2-4 चीज़ों में इधर उधर कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तुम प्रो ले लो, नहीं तो एयर ले लो। और वो एक ऐसा लैपटॉप है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। और ये जो लैपटॉप बनाए गए हैं, ये बनाए गए सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के, एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कोई आम आदमी ने जाकर ले। उससे बेटर है कि मैकबुक प्रो जो अभी M1 वाले या M1 वाला एयर है उसे ले ले, या फिर अगले साल वेट कर दे। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, मैक्सिफ वगैरह, ये सब 1-2 सालों के अंदर उठ के जो बेस मॉडल होगा एयर वाला, उसके अंदर भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हाँ, उस समय आपको लेना है तो वो एक सेंस बनाता है। लेकिन अभी के लिए बेस मॉडल काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। इवन मैं खुद सोच रहा हूं कि मैकबुक प्रो जो है मेरे पास M1 वाला, इसका 1 ईयर रिव्यू बनाते। अभी मेरा जो मैक OS बिग सर आता है ना, उसी के ऊपर चल रहा है। मॉनिटरी अपडेट से पहले एक अच्छी सी वीडियो बनाते कि 1 साल में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। मतलब टेक्निकली 1 साल हुआ नहीं है, जनवरी में लिया था मैंने, लेकिन इसको 1 साल की जो लाइफ साइकिल है वो हो चुकी है प्रोडक्ट की। लेकिन फिर भी आज के समय में मेजॉरिटी लोगों के लिए जो M1 चिप है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। प्रो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल गए, लेकिन एयर अभी भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जिसके अंदर आप जो महंगे मैकबुक प्रो M1 वाले जो फीचर्स होते हैं, जो M1 Pro M1 Max में कुछ वैसी चीजें आप इस बेस मॉडल में भी एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ यही एक मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। तो ओवरऑल स्टोरी ये हो जाती है कि अगर आप लोग कोई मैकबुक प्रो लेने का सोच रहे हैं तो उम्मीद है कि 14 इंच 16 इंच कीमत काफी ज्यादा है और ना ही वो हर किसी के लिए बने हैं। टेक्नोलॉजी काफी अच्छी डाली है, चाहे डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी ले ले, कीबोर्ड ले ले, स्पीकर ले ले, हर एक चीज जो एप्पल बेस्ट पॉसिबल चीज इंप्लीमेंट कर सकती थी वो चीज यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट करी है। लेकिन जो आम जनता है उनके लिए आज भी जो बेस मॉडल वाला M1 एयर है वही है। अब मेरे को लगता नहीं है कि एप्पल वाले इसकी कीमत यहाँ पे गिराएंगे, क्योंकि एप्पल ने जो नए इंट्रोड्यूस करे ना वो महंगे साइड में इंट्रोड्यूस करे, जिससे ये ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी लगने लगे हैं। लेकिन बात है कि जब तक एप्पल इनको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगी तब तक इनकी जो
कीमत है वो शायद इसी के आसपास रहेंगी, कभी सेल वगैरह में थोड़ी बहुत कम हो सकती है, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है। मेरे को क्या लगता है कि आने वाले सालों में जब एप्पल अपने नए मैकबुक निकालेगी तो हो सकता है इन पुराने वालों की कीमत थोड़ी बहुत डाउन हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, तब कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये एप्पल है, जिस प्राइस पे निकालती है ना उसी प्राइस पे लंबे समय तक चलाती है। तो दोस्तों ये सारी बातें खत्म होती है यहाँ पे, सब कुछ इंट्रोड्यूस करने की बात करी मैंने आपसे, और ओवरऑल बात करें तो ये पीछे की पूरी कहानी होती है M1 Pro Max के बारे में। बाकी वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन में गुड बाय।